वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप। और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर्स। अभी तक आपने पढ़ा था कि बैक्टीरिया को कैसे मीडिया से आइसोलेट करते हैं, वे कौन से मीडिया होते हैं हम जिनको यूज़ करा जाता है फॉर आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमारा आइसोलेशन पार्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम उसको प्रिजर्व भी करना होता है जो कल्चर है, ताकि हम उसको बाद में फर्दर उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पर्पस ऑफ स्टडी हमारी जो भी हो उसके लिए हम उसको यूज़ कर सकें, इसलिए प्रिजर्व कैसे करेंगे कल्चर्स को। ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर उनके प्रोसीजर्स देखते हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे नीड ऑफ प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन की ज़रूरत क्या है। सबसे पहले, वाई डू वी नीड कल्चर प्रिजर्वेशन मेथड। हमको ज़रूरत क्या है बच्चों, हम क्यों कर रहे हैं ये कल्चर प्रिजर्वेशन मेथड। स्टॉक कल्चर मेंटेनेंस फॉर लेबोरेटरी क्लासेस। हमको स्टॉक कल्चर मेंटेन करना होता है बच्चों। ठीक है, लैब के लिए अब हमको कुछ प्रैक्टिकल करना हो और हमारे को कल्चर चाहिए, तो वो कल्चर कहाँ से मिलेगा, जब हमने कोई कल्चर प्रिजर्व करा होगा तभी मिलेगा। उसके बाद सेकंड है रिसर्च वर्क। हमको अपना कोई रिसर्च वर्क फर्दर करना हो या फिर शुरू करना हो, तो उसके लिए भी हमारे को प्रिजर्व्ड कल्चर की ज़रूरत है। उसके बाद अदर पर्टिकुलर प्रोसीजर्स इन माइक्रोबायोलॉजी लैब, और हमने और प्रोसीजर्स करने होते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में, तो उसके लिए भी आपका कल्चर की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल हमने कोई स्टरलाइजेशन करना हो, ऑटोक्लेव या फिर कुछ और, या कुछ भी और आपके काम होते हैं लेबोरेटरी में रिगार्डिंग टू कल्चर, तो वो कल्चर हमको कहाँ से मिलेगा, हमने उसको प्रिजर्व अगर कहीं करा होगा तभी मिलेगा ना। तो ये मेन काम रहते हैं जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल में लाते हैं। हम अगर हमारे पास कोई कल्चर प्रिजर्व पड़ा हो, अगर नहीं होगा तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, फॉर मेंटेनेंस ऑफ रेफरेंस स्ट्रेन फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ देर आर कल्चर कलेक्शन सेंटर। अब आपको पता है बच्चों कि आपकी लैब में जो कल्चर है, मान लीजिए आपने कोई कल्चर आइसोलेट करा, तो वो आप अपनी लैब में उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, मगर अगर आपने स्टैंडर्ड कोई काम करना हो, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत काम करना हो, तो उसके लिए आप कल्चर कहाँ से लेंगे। तो उसके लिए तो कल्चर कलेक्शन सेंटर होगा कहीं ना कहीं दुनिया में या फिर हमारी कंट्री में, तो कल्चर वहीं से मिलेगा ना। वो एक बेसिकली बच्चों एक कल्चर कलेक्टर सेंटर होते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपके कल्चर को स्टैंडर्ड करा जाता है। ठीक है, अच्छे से प्योर करा जाता है और अच्छी कंडीशन में रखा जाता है, स्टेरिल कंडीशन में, और उसका केयर किया जाता है। तो वो सेंटर कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल एक है बच्चों ये अमेरिकन टिश्यू टाइप कल्चर कलेक्शन, अमेरिकन टाइप कल्चर कलेक्शन, इसको बोलते हैं ATCC, अमेरिकन टाइप कल्चर कलेक्शन। और ये कहाँ पे है बच्चों, ये है अमेरिका में, वर्जीनिया में। उसके बाद दूसरा है, इंडिया की बात करें तो माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन एंड जीन बैंक, MTCC, और ये कहाँ पर है बच्चों, ये है चंडीगढ़ में, इमटेक में। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, वहाँ पर है ये कल्चर कलेक्शन सेंटर। तो यहाँ से आप क्या है, अगर आपने कोई मान लीजिए रिसर्च वर्क करना हो और आपको स्टैंडर्ड कोई बैक्टीरिया चाहिए प्योर कल्चर का, तो आप पहले वहाँ से ऑर्डर करेंगे आप यहाँ से अपने बैक्टीरिया को, और उसके बाद आप अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड कल्चर से। तो ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्चर प्रिजर्वेशन, तो इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कल्चर प्रिजर्वेशन के। सबसे पहले तो बच्चों देखिए, मेंटेनेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इन वायबल कंडीशन। अब बच्चों, मेंटेनेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इन वायबल कंडीशन, तो वायबल कंडीशन बच्चों कौन सी हुई, वायबल कंडीशन एक्टिव कंडीशन को बोलते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जब वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं। तो लंबे समय तक अगर हम चाहते हैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वायबल कंडीशन रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, पहले दूसरा पॉइंट है आपका नो कंटामिनेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री ऑफ कंटामिनेशन रहे, तो उसके लिए प्रिजर्वेशन की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट है नो लूज ऑफ जेनेटिक एंड मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक। अब आपको पता है बच्चों कि अगर आप चाहते हैं कि
आपके कल्चर बिल्कुल प्योर रहे, उसमें कोई भी जेनेटिक और मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियर में कोई चेंज ना आए, वो जैसा है वैसा ही रहे, तो उसके लिए भी प्रिजर्वेशन की ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रिजर्वेशन मेथड्स आइदर स्टॉप और स्लो डाउन द मेटाबॉलिज्म एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। अगर बात करें कि प्रिंसिपल क्या है प्रिजर्वेशन का, तो बच्चों प्रिंसिपल में क्या है, प्रिजर्वेशन में कोई आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या तो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी या फिर स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर आप प्रिजर्व कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि या तो उसकी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी या बिल्कुल रुक जाएगी, और वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा उस वक्त जब आप उसको प्रिजर्व करेंगे। तो एक तरीके से वो इनएक्टिव फॉर्म में है और वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, और क्या है, आपका कल्चर प्रिजर्व हो गया। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप ऑफ कल्चर प्रिजर्वेशन। अब आप देखिए बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कल्चर प्रिजर्वेशन होती है और डिपेंड करती है कि वो आप किस तरीके से उसको यूज़ करना चाहते हैं। बेस्ड अपॉन पीरियड ऑन द स्टोरेज बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ स्टोरेज, कल्चर प्रिजर्वेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज शॉर्ट टर्म मेथड्स एंड लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन मेथड। तो प्रिजर्वेशन दो तरीके की है बेसिकली बच्चों, एक शॉर्ट टर्म मेथड होते हैं और एक होते हैं लॉन्ग टर्म मेथड। तो चलिए शॉर्ट टर्म मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। एक बार ओवरव्यू देख लीजिए। शॉर्ट टर्म मेथड में आपका अगार स्लांट कल्चर्स आ गया और रेफ्रिजरेशन आ गया, और लॉन्ग टर्म मेथड्स में कौन कौन से आ गए बच्चों, मिनरल ऑयल और लिक्विड पैराफिन मेथड, saline suspension storage, drying in vacuum, storage at low temperature which is also known as cryopreservation, and last one is freeze drying which is also known as lyophilization। तो चलिए सबसे पहले हम बच्चों करते हैं अगार स्लांट्स के बारे में। ठीक है, अगार स्लांट्स क्या होता है, अगार स्लांट कल्चर और सब कल्चरिंग एंड रेफ्रिजरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ हेट्रोट्रॉप्स कैन बी इजीली मेंटेन्ड ऑन न्यूट्रेंट अगार। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों कि हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स कौन से होते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, बैक्टीरिया दूसरे इनऑर्गेनिक मटेरियल पर। दे कैन ईजिली मेंटेन्ड ऑन न्यूट्रेंट अगार, वो न्यूट्रेंट अगार जो हम लेबोरेटरी के अंदर यूज़ कर रहे हैं उस पर आराम से ग्रो कर जाते हैं। न्यूट्रेंट अगार स्लांट इज अ स्क्रू कैप्ड बॉटल्स आर प्रेफर्ड एज इन प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ मीडिया। तो बच्चों आपके एक्सट्रीम राइट में आप यहाँ देख रहे हैं एक आपके पास स्लांट है, ठीक है, और वो स्लांट पे क्या है, एक कैप लगी है। तो बेसिकली एक टेस्ट ट्यूब है नॉर्मल, उसके ऊपर कैप लगी हुई है। ठीक है, तो ये हम यूज़ करते हैं स्लांट बनाने के लिए, स्लांट SLANT। ठीक है, इसके अंदर क्या है, आपका मीडिया है, अगार है। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या होता है, मोल्टेन न्यूट्रेंट अगार molten nutrient agar is solidified in tilted position and allow it to cool। तो बच्चों क्या होगा, आपके पास मान लीजिए कोई ऐसे टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, कैप वाली जिसके ऊपर कैप लग सकती है। तो उस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा बच्चों, सबसे पहले आप अपना मीडिया डालोगे, अगार पहले इसको ऑटोक्लेव करोगे, ऑटोक्लेव करने के बाद आप इसको रख दोगे। अब ये मोल्टन फॉर्म में है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस आपकी ट्यूब को टिल्ट कर दोगे, मतलब ऐसे थोड़ा टेढ़ा कर दोगे। ठीक है, जिसके कारण अभी तो आपका मोल्टन मीडिया है, विस्कस है, तो ये ऐसा मेनिस्कस बना देगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसमें देखिए बिल्कुल टेढ़ा हो गया आपका लिक्विड, है ना, जैसे ही आपने उसको ट्यूब को थोड़ा सा अपना मोड़ा। ठीक है, पहले आपकी ट्यूब ऐसे थी, फिर आपने ट्यूब ऐसे कर दी, तो पहले आपका पोजीशन मीडिया की ऐसे थी, लिक्विड मीडिया की, अब कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर की मीडिया की। तो अब क्या है, अब आपका इसको कुछ देर के लिए रख देंगे अपनी टेस्ट ट्यूब को, और वो आपका मीडिया है जो बच्चों, वो इसी पोजीशन में सॉलिडिफाई हो जाएगा, जो इसके अंदर मीडिया होगा। तो ये बन गया ना बच्चों एक तरीके का स्लांट, अगार स्लांट। ठीक है, और इसके ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रीकिंग कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ लूप। आपका कल्चर है, इसके ऊपर यहाँ पे स्ट्रीकिंग कर दी जाएगी और आप
आपके कल्चर मेंटेन हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसको आप ऊपर से बंद कर देंगे बाद में, तो वही चीज़ें यहाँ पर है। Inoculation of culture is done with help of sterile loop in sterile conditions. अब आप इनोकुलेशन करेंगे अपने कल्चर की, किससे करेंगे? विद हेल्प ऑफ स्ट्राइल लूप इन स्ट्राइल कंडीशन। स्ट्राइल कंडीशंस कौन सी हुई बच्चों? मतलब आप लेमिनार एयर फ्लो है, एक कैबिनेट होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स में। लेमिनार एयर फ्लो एक कैबिनेट बना होता है जिसके अंदर आपकी एयर यूनिडायरेक्शनल वे में चलती है, जिसके कारण क्या हुआ, एक स्ट्राइल कंडीशन बनी रहती है। मतलब डस्ट है वो आपके नीचे सेटल नहीं होगी उसके बेस में, तो आप अपना काम वहाँ आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद prepared stock culture on getting sufficient growth are stored in cool और ड्राई प्लेस और रेफ्रिजरेशन टिल यूज़। अब आपका ये स्लांट मान लीजिए तैयार हो गया इनोकुलेशन के बाद, आप इसको कहाँ रखेंगे? इट इज़ स्टोर्ड इन कूल और ड्राई प्लेस और रेफ्रिजरेशन, ठीक है। अब जब तक आप इसको दूसरी बारी यूज़ ना करें, ठीक है, तब तक आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, ठीक है। मेनली 4 डिग्री सेल्सियस पे। लो टेम्परेचर लाइक 4 डिग्री सेल्सियस स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। और इस तरीके से वो फर्दर मल्टीप्लाई नहीं होंगे और वो एक नॉर्मल कंडीशन पे उस वक्त रहेंगे, और एक तरीके की प्रिजर्वेशन हो गई आपकी। पीरियोडिक सब कल्चरिंग इज नीडेड एज बैक्टीरियल वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट। और एक और मेन बात बच्चों, मान लीजिए आपने कोई स्लांट बना लिया, ठीक है, और इस पे आपने इनोकुलेशन कर दी है इसके ऊपर, ठीक है, बैक्टीरिया की। अब आपने इसको फ्रिज में रख दिया है 4 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व करके। अब क्या है बच्चों, हमको सब कल्चरिंग करनी बहुत ज़रूरी है। सब कल्चरिंग का क्या मतलब हुआ कि एक और स्लांट चाहिए मेरे को, वैसे ही मीडिया चाहिए, ठीक है, ऐसे स्लांट बना हुआ। अब मेरे को कुछ दिन बाद, मे बी 3 to 4 डेज़ या 5 डेज़ के बाद सब कल्चर मतलब दोबारा से इसको उठा के, या इस वाले बैक्टीरिया को उठा के नई स्लांट पे इनोकुलेट करना होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों इतने दिनों के अंदर ये बैक्टीरिया कुछ अपने वेस्ट प्रोडक्ट को एक्यूमुलेट करता है। मैंने आपको बताया ना कि ये कंप्लीट स्टॉप तो नहीं होगी इस कंडीशन पे 4 डिग्री सेल्सियस पे बैक्टीरियल की एक्टिविटी, मगर स्लो हो जाएगी, मगर थोड़े बहुत वेस्ट मटेरियल बैक्टीरिया अपना छोड़ सकता है आपका स्लांट के अंदर। इसलिए सब कल्चरिंग का मतलब हुआ आपने दोबारा से उसी स्लांट में से फ्रेश स्लांट के अंदर कल्चर करना है, और आप इस स्लांट को, न्यू स्लांट को दोबारा से आप फ्रिज पे रख देंगे। तो इस प्रोसेस का मतलब हुआ सब कल्चरिंग। तो इस तरीके से रेफ्रिजरेशन से सब कल्चरिंग होती है बाय मीन्स ऑफ प्रिपेयरिंग द अगार स्लांट। तो आज जो हमने बच्चों पढ़ा है वो अगार स्लांट के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन मेथड। तो बच्चों अगर मैं चाहता हूँ कि अपने कल्चर को बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व करना चाहूँ, तो उसके लिए कौन से मेथड है? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि अगर मान लीजिए 3-4 दिन के अंदर अगर मुझे प्रिजर्वेशन करनी है, अगर मुझे बहुत फ्रीक्वेंट ज़रूरत है कि 3-4 दिन के अंदर मैं अपना काम कर लूँगा, तो मैं स्लांट मेथड से यूज़ कर सकता हूँ। मगर अगर मान लीजिए कि मुझे 1 महीने या 2 महीने बाद अपना काम करना है लैब का, तो मैं क्या करूँगा, तब मैं लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन मेथड को फॉलो करूँगा। तो उसमें फर्स्ट कौन सा आया आपका, मिनरल ऑयल और लिक्विड पैराफिन मेथड। मिनरल ऑयल और लिक्विड पैराफिन मेथड आप सब ने सुना होगा, मिनरल ऑयल्स यूज़ करते हैं हम लैब में, ठीक है। तो उसमें पढ़ते हैं क्या होता है। अगार स्लांट इन स्क्रू कैप्ड ट्यूब्स आर इनोकुलेटेड एंड इंक्यूबेटेड टिल ग्रोथ इज ऑब्टेन्ड। तो आपको पता था, आपने अगार स्लांट लिया, ठीक है, इसमें क्या किया आपने, आपने इसमें इनोकुलेशन करा, कल्चरिंग करी, उसके बाद आपने इसको टाइट कर लिया, इसकी कैप थी जो उससे, ठीक है। उसके बाद आप वेट करेंगे कॉलोनीज आने का उसके ऊपर। कवर्ड विद स्ट्राइल मिनरल ऑयल और लिक्विड पैराफिन टू डेप्थ ऑफ 1 सेंटीमीटर अबव द स्लांट। अब बच्चों आपने क्या करना है, अब क्या करना है, आपने अपना मिनरल ऑयल इन स्लांट के अंदर डालना है। ये आप स्लांट देख रहे हैं, ये देखिए स्लांट है, और मिनरल ऑयल को आपने इस तरीके से डालना है
कि स्लांट के ऊपर तक ये आपका मिनरल ऑयल रहे पूरा, टू अ डेप्थ ऑफ 1 सेंटीमीटर अबोव द स्लांट, मतलब कि जहाँ पर आपका स्लांट ख़त्म हुआ उसके 1 सेंटीमीटर के ऊपर तक आपने सब में क्या डालना है, मिनरल ऑयल या फिर लिक्विड पैराफिन मेथड। ठीक है। The paraffin layer prevent the dehydration of medium and also produced anaerobic condition so that microorganism remain in dormant state। तो बच्चों इससे क्या होगा, आपका मिनरल ऑयल और पैराफिन से एक तो आपका डिहाइड्रेशन नहीं होगा, आपका मीडिया सूखेगा नहीं। ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व ये भी कर सकते हैं कि आप अपना अगार स्लांट को अगर कुछ दिनों तक लैब में ऐसे ही रख के रखें विदाउट मिनरल ऑयल, तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी मीडिया के ऊपर क्रैक्स पड़ जाते हैं, वो सूख जाता है बिल्कुल। ठीक है। मगर जैसे ही आपने पैराफिन डाला इसमें, लिक्विड पैराफिन या फिर मिनरल ऑयल, अब आपका क्या होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगी मीडिया की, और मीडिया आपका नरिश रहेगा। ठीक है, मॉइस्ट कंडीशन रहेगी उसकी। और दूसरा, एनारोबिक कंडीशंस थोड़ी सी बनी रहेंगी, जिसके कारण क्या होगा, बैक्टीरिया वहाँ पे डोरमेंट कंडीशन में रहेगा। ठीक है, बैक्टीरिया एक्टिव रहेगा थोड़ा उस कंडीशन में। उसके बाद, कैन बी यूज टू प्रिजर्व बैक्टीरिया एंड फंजाई इन वायबल कंडीशन एट रूम टेम्परेचर फॉर मंथ्स। अब आप इस मेथड का बच्चों एक फ़ायदा ये है कि आप नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशंस पे, रूम टेम्परेचर कंडीशंस पे भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं उस बैक्टीरिया को या फिर कोई फंजाई हुई। ठीक है। आप मान लीजिए अपने रूम लैब में ऐसे ही छोड़ दें, आपके पास स्लांट है, यहाँ पे ऊपर आपने इसको पैराफिन तक उसको भर दिया या फिर मिनरल ऑयल डाल दिया। अब आप इसको कुछ महीने तक ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऊपर क्या है, ऊपर मिनरल ऑयल है, ये प्रिजर्व रहेगा, ये ख़राब नहीं होगा। ठीक है। तो ये मेथड था आपका फर्स्ट, जो रिप्रेजेंट कर रहा था लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन मेथड। तो आज की स्लाइड में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे आपके रेस्ट मेथड, विच आर saline suspension storage, dry vacuum और cryopreservation and lyophilization।